बस हम लोग शुरू कर लेते हैं फटाफट। आज का डिस्कशन सेट होगा आपके 166 आज का डिस्कशन सेट होंगे और हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। ठीक है, यहाँ अपवाह तंत्र की बात हो रही है। अपवाह तंत्र, ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। वैसे यहाँ प्रतिरूप होना चाहिए, तंत्र के जगह पे प्रतिरूप होना चाहिए। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। ठीक है, अपवाह पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रतिरूप के बारे में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप अर्थात तंत्र रखती है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी भी दिया हुआ है, ई भी ऑप्शन है, बट इसमें प्रतिरूप जो है अर्थात तंत्र जो है वो एक ही दिख रहा है, वो है अड़िया प्रतिरूप होता है। बट वेल्ड्स और स्टेपीज ये दोनों के दोनों क्या है, तो घास के मैदान है। ये दोनों के दोनों क्या है, तो घास के मैदान है। ये दोनों के दोनों घास के मैदान है। ये दोनों क्या है आपके, तो ग्रास लैंड है। ठीक है, ग्रास लैंड है। तो ये किसी प्रकार से कोई प्रतिरूप नहीं हो सकता है, कोई प्रतिरूप नहीं हो सकता है। तो वेल्ड, ये घास के मैदान जो हैं वेल्ड, ये वेल्ड घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे, तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और स्टेपीज, ये स्टेपीज घास के मैदान यूक्रेन में मिलेगा। ठीक है जी, यूक्रेन में मिलेगा स्टेपीज घास के मैदान, जो यूरोप का एक देश है, जो यूरोप का एक देश है। तो ये दोनों ही प्रतिरूप अर्थात तंत्र नहीं हो सकते हैं। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। तो अब देखते हैं अड़िये प्रतिरूप किस प्रकार की होती है। ठीक है जी, इसका अर्थ होता है कि कोई ऊंची स्थान हो अर्थात पर्वत हो। ठीक है, पर्वत हो और इस पर्वत के ऊपरी भाग से देखेंगे, ऊपरी भाग से नदियों की उत्पत्ति होती है। ये देखेंगे, ये नदी है, ये ऊपरी भाग से नदियों की उत्पत्ति हो रही है। यानी कि ये नदियाँ एक ऊपरी भाग शीर्ष से नदियाँ पर्वत के चारों ओर से उत्पन्न होकर के नीचे की ओर आ रही है। उसी को कहा जाता है अड़िये प्रतिरूप। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले लेंगे कि इसी पॉइंट से ये अमरकंटक मान लीजिए, अमरकंटक मान लीजिए। ठीक है जी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसे सोन नदी कहेंगे। ठीक है, और इसी जगह से एक और नदी की उत्पत्ति होती है जिसे हम नर्मदा नदी कहेंगे। ठीक है, और भी कुछ नदियां हैं, जैसे इसके इर्द गिर्द से आपके महानदी की भी उत्पत्ति होती है। और भी कुछ नदियां हैं जो एक ही पॉइंट से, ये देखेंगे एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो इसी को कहा जाता है अड़िये प्रतिरूप। तो इस प्रकार के प्रतिरूप सबसे अधिक हमारे भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, एक ही स्थान से कई नदियों की उत्पत्ति। ठीक है, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, दूसरी पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, जिस तरफ भी नदियां गिर रही हैं उसी प्रतिरूप को अड़िये प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। जिसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके सोन नदी होगा, नर्मदा नदी होगा और आपके महानदी होगा। और भी कुछ नदियां हैं। ठीक है, जैसे जोहिला नदी की भी उत्पत्ति यहीं से होती है, जो सोन नदी की क्या है, सहायक नदी है। और इस नदी का नाम होगा जोहिला।
तो वैसे भी 4 एग्जाम्पल मैंने बताया कि चारों नदियों की उत्पत्ति एक ही सेंटर यानी कि एक ही केंद्र अर्थात एक ही पॉइंट से हो रहा है। क्या? तो अमरकंटक से। इसी प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नंबर 2, काली नदी। यहाँ देखेंगे पूछी जा रही है काली नदी। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है जी, बहने वाली नदी है। तो बात हो रही है काली नदी की। तो काली नदी तो वैसे काली नदी तो बहुत सारी नदियां हैं काली नाम से। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। जो प्रमुख नदी काली एक जो हमारे भारत के बृहद हिमालय से निकलती है। ठीक है, काली नदी एक बृहद हिमालय से निकलती है। तो बृहद हिमालय की बात करेंगे तो ये भारत के दक्षिणी भाग में नहीं है, पहली बात। ठीक है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक नदी काली नाम की है जो पूरब की ओर नहीं पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो काली नाम से बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो दक्षिण में एक नदी काली है लेकिन इसका प्रवाह दिशा किधर है? पश्चिम की ओर है, पूरब की ओर नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यदि काली को हम दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी मान भी लेते हैं तो भी क्या है? गलत होगा, तभी गलत होगा। यदि हम उत्तरी भाग में काली नदी को देखते हैं जो मुख्य नदी है जिसे भारत में यानी कि हमारे उत्तरी भारत में सरदा के नाम से भी जाना जाता है, जो काली नदी फिर आकर के सरदा नदी बन जाती है तो वो दक्षिण में नहीं उत्तर में है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये ए जो है कथन जो है वो गलत है, वो गलत है। फिर कारण देखते हैं। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट है। ठीक है जी, क्या है? तो ग्रेडियंट है। तो अब देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां यानी मुख्य नदियां, आप इसको गोदावरी ले लीजिए, गोदावरी नदी ले लीजिए, ये इसे कृष्णा नदी ले लीजिए और इसे कावेरी नदी ले लीजिए। तो ये प्रमुख नदियां का प्रवाह दिशा किधर है? तो पूरब की ओर है। ये देख रहे हैं ना, पूरब की ओर। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, यानी कि ये सही उत्तर है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है, यानी कि इस तरफ में ऊंचाई है ज़्यादा और इस तरफ में ढाल है। इस तरफ में ढाल है तभी पश्चिमी घाट से नदियां पूरब की ओर अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कारण इसका क्या है? सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए जो है गलत है, सी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सी। सही उत्तर क्या होंगे? सी, क्योंकि पहला वाला गलत है और दूसरी वाला सही है। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नीरज कुमार यादव, हाँ जी, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे। थोड़ा दूर है, देखने में दिक्कत आ रही है। वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन पहले पढ़ते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। ये बात सही है कि ये ले लेंगे हम हिमालय की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रहा है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। तो ये हिमालय हम ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक हिमालय के नीचे में ये क्या होगा? आपके मैदान होगा, गंगा का मैदान होगा। ठीक है, तो आप इधर से इस तरफ
चल रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या है, घटती है। यानी पूरब से ये हो जाएगा आपके पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है जी, पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या है, घटती है, क्योंकि मानसूनी हवा यहाँ इस पर्वत से टकराकर, ये देखेंगे इस पर्वत से टकराकर ये हवा पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। तो उस हवा में, उस मानसूनी हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करेगी, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में घटता हुआ जाएगा। वही चीज़ें यहाँ दे रहा है। यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है, बिल्कुल सही है ये क्या है, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आर में आते हैं, यानी कारण को देखते हैं। गंगा के मैदान में ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। यानी कि यहाँ से देखेंगे, मैदानी भाग से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इस तरफ में क्या होगा, आर्द्रता ज़्यादा होगा और मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। मानसूनी पवन के साथ में ऊंची जाति का मतलब हुआ कि विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पाए जाएंगे। तो ये भी सही है और ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ये दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसके उत्तर क्या होंगे, ए, यानी 3 के उत्तर क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है जी। वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस नंबर 4, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती है। अनुर्वर मतलब अनफर्टाइल होती है। तो देखेंगे लोहे की मात्रा लैटेराइट मिट्टी में, ये देखेंगे लैटेराइट मिट्टी में यदि अधिक होगा तो वो क्या होगा, अनफर्टाइल होगा। अनफर्टाइल होता है किसके कारण, लैटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक क्या है, आयरन की मात्रा होती है। आयरन की मात्रा होने के कारण ये फर्टाइल होता है लेकिन कम फर्टाइल होता है। अब उसमें आएंगे मरुस्थलीय मृदा की बात देखेंगे तो मरुस्थलीय मृदा तो किसी प्रकार का उर्वर नहीं होता है, इसमें फर्टिलिटी किसी प्रकार की नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब हम आ जाते हैं पॉट जोलिक को लाल और पीली मृदा कहा जाता है, पीली मृदा कहा जाता है। और ये मृदा उपजाऊ होता है, ठीक है जी। ये मृदा क्या होता है, उपजाऊ होता है, लेकिन बहुत कम उपजाऊ क्या होता है, लेटेराइट होता है। तो लेटेराइट आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है जी। अनुर्वर होती जा रही है तो लेटेराइट जो है वो अनफर्टाइल होती जा रही है। अनफर्टिलिटी उसमें क्या है कि ज़्यादा बढ़ रही है। और लेटेराइट मृदा कहाँ मिलेगा, तो किसी उच्च भूमि पर तापमान देखेंगे, तापमान क्या हो, उच्च हो। तापमान क्या हो, उच्च हो। तो जहाँ तापमान उच्च होगा वहाँ आर्द्रता भी क्या होगा, उच्च होगा। अर्थात यहाँ वर्षा होगा और वर्षा के कारण अपर्दन होगा, निक्षालन होगा और निक्षालन से जो मृदा का निर्माण होता है उसी को लेटेराइट मृदा के नाम से जाना जाता है, जो कम उपजाऊ होता है। तो इस प्रकार के लेटेराइट मृदा हमारे कहाँ मिलेंगे, तो केरला में मिलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा कहाँ मिलेगा, तो छोटा नागपुर पठार में मिलेगा। और तीसरा आपके मेघालय, ठीक है,
मेघालय पठार में मिलेगा। यानी हमारे भारत के ये 3 जगहों पर लेटेराइट मृदा का विस्तार सबसे अधिक होगा। आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय में। दूसरी जगह देखेंगे केरला में भी अधिक वर्षा होता है, तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होगा। तापमान होगा तभी तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो आर्द्रता का निर्माण होगा। ठीक है। और आपके यहाँ इस क्षेत्र में क्या है कि वर्षा होगा, वर्षा के कारण उच्च भूमि पर क्या होगा, निक्षालन होगा, यानी अपर्दन होगा, और इसी अपर्दन से अर्थात निक्षालन से मृदा का निर्माण होगा। उसी को लेटेराइट मृदा कहा जाता है, जो थोड़ा कम उपजाऊ होता है, थोड़ा कम उपजाऊ होता है, और ये अनुवर होता जा रहा है। ठीक है जी। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके लेटेराइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। बिल्कुल सही है। ये आपके कृषि मृदाएं क्या करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। कहाँ, तो एनवायरनमेंट में निर्मुक्त करती है। ये बिल्कुल सही है। अब मवेशी की बात हो रही है, तो पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। ये अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, ये भी आपके सही है। कुक्कुट यानी कि फार्म, मुर्गी के फार्म को कुक्कुट उद्योग कहा जाता है। तो कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, अर्थात ये भी सही है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके उत्तर 1, 2, 3 किसी में दिया हुआ है, 1, 2, 3, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। सी इसका सही उत्तर होगा। कृषि मृदा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त होता है। मवेशी से क्या अमोनिया निर्मुक्त होता है पर्यावरण में, और कुक्कुट उद्योग यानी कि मुर्गी फार्म से अभिक्रियाशील नाइट्रोजन कंपाउंड निर्मुक्त होते हैं। तो इसके आंसर जो होंगे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। तो सी इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। ठीक है। तो सीरा चीनी उत्पादन में क्या है, उपोत्पाद है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आप ले लीजिए कि गन्ने की जूस को निकाल करके हम अलग रख देते हैं। ठीक है, अलग रख देते हैं तो एक दिन के बाद में उसमें कुछ बैक्टीरियास आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियास आ जाते हैं, उसे पेय जल में यूज़ कीजिए या खाने में यूज़ कीजिए, उसी को कहा जाता है सीरा। तो चीनी उत्पाद एक प्रकार का क्या है, सीरा है। तो ये बिल्कुल सही है। आपके 1 नंबर, चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है कि चीनी कारखानों में जो शुगर केन होता है, ठीक है, जो ईख होता है, उसके वेस्टेज मटेरियल से हम क्या करते हैं, ईंधन के प्रयोग में लाते हैं। तो ये भी क्या है, आपके सही है। अब नेक्स्ट आते हैं कि कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने, यहाँ लिख रहा है केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो देखते हैं कि गन्ने से चीनी का उत्पादन तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य नहीं है कि चीनी का उत्पादन सिर्फ गन्ने से ही होता है। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। तो यहाँ लिख रहा है केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो ये क्या होगा, आपके गलत होगा, क्योंकि सिर्फ केवल गन्ने से ही उत्पादन नहीं होता है, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। और चुकंदर की खेती हमारे भारत के हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमान नगर होगा, हनुमान नगर में सबसे अधिक किया जाता है।
तो ये हनुमान नगर है कहाँ, तो राजस्थान में है। राजस्थान के उत्तरी भाग में एक जिला है, ठीक है, उत्तरी भाग में, राजस्थान के एक उत्तरी भाग में जिला है, उस जिला में सबसे अधिक चुकंदर की खेती अब की जा रही है, जो पंजाब से सटा हुआ है। और इस क्षेत्र में, हनुमान नगर क्षेत्र में, सिंचाई के माध्यम से चुकंदर निकाली जाती है और चुकंदर से ही क्या चीज़ बनाई जाती है, तो चीनी बनाई जाती है। यानी कि शुगर का उत्पादन सिर्फ, यानी केवल गन्ने से ही नहीं, चुकंदर से भी किया जाता है। और चुकंदर की खेती हमारे भारत में कहाँ हो रहा है, राजस्थान के हनुमान नगर में, ठीक है, जो राजस्थान के उत्तरी भाग में अवस्थित है, अर्थात पंजाब के बॉर्डर पे है। और सिंचाई के माध्यम से चुकंदर की खेती वहाँ बहुत मात्रा में की जाती है। तो इसमें उत्तर क्या हो रहा है, 1 और 2, 3 गलत है। तो एक और कौन से कथन सही है, सही पूछ रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 आपके सही उत्तर होंगे, 3 गलत है, ठीक है। सिर्फ गन्ने से ही चीनी नहीं बनता है, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो यहाँ कृषि उत्पाद लिखा हुआ है सूची 1 में, अग्रणी उत्पादक लिखा हुआ है कि सबसे अधिक कौन से कृषि किस क्षेत्र में की जाती है। तो अब हम आएंगे कि कपास, ए में है कपास, तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में कहाँ की जा रही है, तो गुजरात में की जा रही है। बात जब चना की आएगी तो चना की कृषि सबसे अधिक कहाँ की जाती है, तो मध्य प्रदेश में की जाती है। काली मिर्च, ब्लैक पीपर यानी काली मिर्च की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है, तो केरल में की जाती है, ठीक है। अनानास, पाइनएप्पल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में की जाती है। अब जैसे मैंने मैच किया है, इसी के आधार पर देखते हैं कि कौन सा सही उत्तर होंगे, ठीक है जी। तो ए का दो यानी कि इसमें दे रहा है ए और बी में ए का 2, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं बी का 1 दोनों में दे रहा है। फिर देखते हैं काली मिर्च यानी 4, काली मिर्च सी का 4 दे रहा है, और अनानास तो होगा ही, डी का 3, यानी कि सही उत्तर आपके क्या होंगे, ए होंगे। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, एकदम बिल्कुल मैच किया गया है, यहाँ देखकर समझ सकते हैं। अग्रणी उत्पादक, ठीक है, कौन कौन से फसल है दिखाया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा, इसका उत्तर ए होगा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की बात हो रही है, बकरी की नस्ल कौन सी है, तो देखेंगे इसमें सबसे अधिक दूध और मांस देने वाली क्या है, जमुनापारी है, ठीक है। जमुनापारी भारत के, देखेंगे भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है क्या, तो आपके जमुनापारी एक नस्ल है बकरी का, तो भारत के कई राज्यों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली क्या है, ये एक बकरी का नस्ल है, ठीक है। अब देखते हैं, दूध तो सब है, ये सब बकरी ही है, बारबरी बकरी भी है, ये देख रहे हैं ना, बारबरी बकरी भी है, और आपके काली बंगाली बकरी भी है, ठीक है। तो ये बारबरी बकरी आपको कहाँ मिलेगी, तो बारबरी बकरी आपके राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलेगा। काली बंगाली बकरी का नस्ल कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये मिलेगा आपका वेस्ट बंगाल और असम में मिलेगा। असम में जो बकरी की नस्ल होती है वो काली बंगाली, और आपके काली बंगाली कहाँ, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। बारबरी कहाँ मिलेंगे, उत्तर प्रदेश और
राजस्थान क्षेत्र में। ये सब नस्ल हैं बकरियों की, और इन बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी नस्ल है? तो जमुनापारी है, जमुनापारी है। ठीक है जी। पासमीना नाम सुना होगा आपने, पासमीना ये भी एक बकरी का क्या है? नस्ल है। जो इसके इसके जो बाल होते हैं वो काफ़ी महंगी होती है, और उससे शॉल, मफलर, ठीक है, का निर्माण किया जाता है। पासमीना नस्ल वाली बकरी के बाल काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है जी। फिर अंगोरा होता है, ये देखेंगे अंगोरा, ये भी बकरी का नस्ल है, और ये अंगोरा एक विदेशी नस्ल है जो मंगोलिया से मंगाई गई थी। मंगोलिया, ये मंगोलिया का नस्ल है। मंगोलिया देश का नस्ल क्या है? अंगोरा, जो हमारे भारत में भी पाई जाती है। ठीक है। पासमीना और अंगोरा के बाल काफ़ी महंगे होते हैं, और इससे बनी हुई वस्तु, गर्म वस्तु काफ़ी महंगी बिकती है। ठीक है। अब बात हो रही है जमुनापारी की, तो ये क्या है? बकरी की एक नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। सभी बकरी के नस्ल हैं। इसके सही उत्तर क्या होंगे? बी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाव इंगित करती है। लगातार पानी का बहाव नहीं होगा, वो इंगित नहीं करती है। आपके जीवन रक्षक क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, ये भी नहीं करती है। तो PWP सिंचाई, PWP सिंचाई, ये आपके सही उत्तर होंगे। PWP। ठीक है। PWP इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, POINT, PWP। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि ये स्थल है, और कुछ फसल को यहाँ दिखाया जा रहा है। ये मान लीजिए एक फसल है, और इस फसल के क्या है? रूट हैं। ये क्या है? जड़ है, जड़ है, और यहाँ तक क्या है? पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है। यहाँ अंडरग्राउंड वाटर को ये टच करती है। ठीक है, टच करती है, लेकिन इसके, ये देखेंगे इसके जड़ जो होते हैं, जो रूट होता है, ये जल को प्राप्त नहीं कर पाती है। यानी कि नीचे वाले इस पॉइंट के जल इस पौधे के लिए कोई फायदेमंद नहीं होता है, और कुछ समय में ये पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ये क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ये लिख देता हूं, मुरझाना। ठीक है। पौधा क्या है? मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जल है, ये क्या है? जल है, अंडरग्राउंड वाटर है। इस जल से इस पौधे को कोई लाभ नहीं होता है, उसी को कहा जाता है PWP। इसे PWP सिंचाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब यही जल का लेवल यदि बढ़ जाता है, तो फिर इस पौधे को क्या होता है? फायदा होने लगता है। एकदम बिल्कुल पॉइंट पे है। ठीक है। जो इस जल को सोख नहीं पाता है, कौन? पौधे के जड़, उसी को PWP के नाम से जाना जाता है। आपके सही उत्तर क्या होंगे? सी होंगे। ठीक है। लगातार पानी का बहाव, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, वो जीवन रक्षक तो होगा नहीं, बाढ़ ला देगा। क्रांतिकारी समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, ठीक है, क्रांतिकारी समृद्धि अवस्था पर सिंचाई भी करना आपके जीवन रक्षक नहीं है। ठीक है। जीवन रक्षक आपका PWP सिंचाई ही है। यदि हम जल की मात्रा देंगे तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, तभी क्या है कि रूट को क्या मिलेगा? इस जड़ को क्या मिलेगा? पोषक मिलेगा, और जिस पोषक से ये क्या है? फलेगा, फूलेगा। तो सिंचाई यानी कि कौन सी होगी? PWP होगी। PWP का फुल फॉर्म होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में
सुईल यहाँ पर पूछा जा रहा है, सुईल नदी परियोजना स्थित है। उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में एक नदी बहती है। देखेंगे एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है रावी नदी, ठीक है। और ये रावी नदी एक दर्रा से आती है और इस दर्रा का नाम होगा रोहतांग, रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है रावी नदी, ठीक है। रावी नदी की एक सहायक नदी है, रावी नदी की एक सहायक नदी है और इस सहायक नदी का नाम क्या है? तो सुईल, सुईल नाम है। इस नदी का नाम क्या है? सुईल नदी। और सुईल नदी के पर ही एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे सुईल नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है और इसी बांध का नाम है सुईल, सुईल नदी परियोजना, ठीक है जी। सुईल नदी परियोजना। तो ये सुईल नदी परियोजना कहाँ है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। इस नदी की उत्पत्ति ही, रावी नदी की उत्पत्ति ही होती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से और ये नदी आ करके एक नदी में मिल जाती है और इस नदी का नाम होगा आपके एक और भी नदी है और इसका नाम होगा झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी, ये झेलम नदी है, ये रावी नदी है, ठीक है। और ये जो है आपकी क्या नाम है इसका, याद नहीं आ रहा है, और भी आ जाएगा याद, देखते हैं। एक इधर से नदी आती है और ये नदी आपकी कौन सी होगी? सतलज नदी होगी। और सतलज नदी में एक और नदी आकर के मिल जाती है, इसे ब्यास कहा जाता है, ठीक है। पंचनद नदी में ये आपका झेलम नदी हो गई, ठीक है जी। ये बड़ा लच्छा से एक नदी निकलती है और ये हो गया आपके सतलज, सतलज नदी। ये हो जाएगी आपकी ब्यास नदी, ठीक है जी। ये हो गया ब्यास नदी। ये रावी नदी, रावी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुईल नदी और सुईल नदी पर ही एक परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना का नाम क्या है? सुईल नदी परियोजना। और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा, ठीक है जी, चंबा गांव में स्थित है, यानी चंबा जिला में, सॉरी, चंबा राजस्थान के चंबा जिला में स्थित है, ठीक है जी, चंबा जिला में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? चैप्टर वाइज करवाइए सर। क्या चीज़ का चैप्टर वाइज करवाऊं जी? चैप्टर वाइज क्या चीज़ का करवाऊं? ये तो 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन है ना, तो चैप्टर वाइज में क्या कराऊं? आपका कमेंट्स आ रहा है अफसाना खातून का कि चैप्टर वाइज क्या चीज़ का मैं चैप्टर वाइज कराऊं? वो तो एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज होता है, तो एनसीईआरटी के बैच से शुरू होने जा रही है ना, तो एनसीईआरटी की जिस दिन क्लास होगी उसी दिन साथ साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको कराई जाएगी। ये तो आपके 40 क्वेश्चंस जो आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, उसका कराया जा रहा है, ठीक है जी, उसका कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपके हिमाचल प्रदेश। सुईल नदी परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। हीराकुड, हीराकुड कहाँ मिलेगा आपको परियोजना?
ओडिशा में हल्दिया रिफाइनरी आपके पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तारापुर परमाणु केंद्र आपके महाराष्ट्र में मिलेगा। केंद्रमुख पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। इसमें देख लेते हैं, ए का 2 होगा, ए का 2 यानी कि ए और सी दे रहा है तो ए का 2, बी का देखते हैं, बी का 1 दोनों में दिया हुआ है, सी में और ए दोनों में दिया हुआ है। फिर हम लोग आते हैं C4 किस में आ रहा है? बी में, सी में आ रहा है C4, ठीक है, C4 सी में आ रहा है। और डी का क्या होगा? 3 होगा, डी का 3 होगा। तो उत्तर क्या हो रहा है आपके? सी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने मिला दिया है, यहाँ मैच करके आप उत्तर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तारापुर परमाणु केंद्र आपके महाराष्ट्र में है। कुंद्रमुख पहाड़ी आपके कर्नाटक में है, बहुत फेमस है ये कुंद्रमुख पहाड़ी, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन ओर का खनन किया जाता है। इस पहाड़ी से हल्दिया रिफाइनरी आपके पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी नदी पर बनाई गई है, वो कहाँ है? ओडिशा में है। तो इसके सही उत्तर क्या होंगे? सी होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ क्या है कि नहीं पूछ रहा है, तो पहला होगा बैलाडीला। बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है जी? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो पहला ही क्या है? सुमेलित नहीं है ना। कमानगुंडी कर्नाटक में, ये बिल्कुल सही है, ये है। सिंहभूम झारखंड में ये भी है, यानी कि नहीं है में क्या है? बैलाडीला है, नहीं पूछ रहा है, तो उत्तर क्या होगा? 1। तो बैलाडीला है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो आयरन ओर मिलता है, लौह अयस्क का खनन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, तो भिलाई किसके होंगे? भिलाई आपके रूस का है, ठीक है, रूस का है। रूस का कोलैबोरेशन से बना है क्या? भिलाई स्टील प्लांट, जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये भिलाई कहाँ है आपके? तो छत्तीसगढ़ में है। और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा संयंत्र है कौन सा? भिलाई स्टील प्लांट, जो किसके कोलैबोरेशन से बना है? तो रूस के कोलैबोरेशन से बना है। और ये है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब आएंगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किया गया है। ये कब हुआ है? तो 1959 में, ठीक है। तो ये भिलाई, ये देखेंगे भिलाई छत्तीसगढ़ में, इसका निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ है 1955 में। 1955 में किसका? तो भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया था, इस्टाब्लिश्ड किया गया था। और ब्रिटेन के कोलैबोरेशन से दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। कब? तो 1959 में, ठीक है। अब आएंगे जर्मनी। तो ये जर्मनी राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के कोलैबोरेशन में भारत में स्थापित किया गया था। और इसका भी स्थापना 1959 में ही हुआ है। इसका भी स्थापना 1959 में हुआ है, दुर्गापुर स्टील प्लांट का। और इसकी स्थापना सबसे पहले हुआ है 1955 में, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। और इन सबको चलाने वाला कौन है? तो
तो सेल है। इनको चलाने वाला कौन है? तो सेल है। और प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले कौन आया है स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट में? तो टिस्को आया है। 1907 ईस्वी में उसका स्थापना किया गया था। जो इसमें नहीं है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बारे में ही पूछा गया है, सब मैंने डिटेल्स में लिख दिया है। इसकी स्थापना, ये भिलाई स्टील प्लांट ही आपका क्या है? रूस। इसका उत्तर है ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं। क्लास यानी कि क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं। अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। कौन सा? उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्या होगा ये? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा बड़ा उत्पादक है। तीसरा बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। सबसे पहला उत्पादक आपका कौन होगा? चीन। और चीन के बाद में कौन होगा? यूएसए। और यूएसए के बाद में कौन है? अभी इंडिया। ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे अधिक, ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक का देखेंगे। नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत है। भारत है। तो भारत के पहले यूएसए है। यूएसए के पहले क्या है? चाइना है। चाइना नंबर 1 है, यूएसए नंबर 2 है और इंडिया आपके नंबर 3 है। तो ये भी आपके सही उत्तर हैं। नेक्स्ट सी देखते हैं। रासायनिक उर्वरक के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर अभी नहीं है। उर्वरक के संबंध में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। बहुत सारे आपके फर्टिलाइजर उत्पाद हमें अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये उत्तर क्या होगा? गलत होगा। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। तो सही कौन से नहीं है? तो रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है नहीं, नहीं है। ठीक है। ये है नहीं, क्योंकि ये आत्मनिर्भर नहीं है। तो सही नहीं है, तो सही यही नहीं है ना। ठीक है। बाकी ये तो सही है। तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर क्या होंगे? ए, सी उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित रेलवे जोनों पर विचार कीजिए। रेलवे जोन के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर पूर्व रेलवे, तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे कहाँ होगा? गोरखपुर में होगा। ठीक है, ये गोरखपुर में है। मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे, ये कहाँ होगा? तो मुंबई में होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे, ये देखेंगे उत्तर नॉर्थ वेस्ट रेलवे, तो ये कहाँ होगा आपके? तो रायपुर में होगा। सॉरी, रायपुर लिख रहा हूँ। ये आपके कहाँ होगा? जयपुर में होगा, यानी राजस्थान में होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, ये है साउथ ईस्ट रेलवे। सदर्न ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर में, सेंट्रल रेलवे मुंबई में। ठीक है जी। और उत्तर पश्चिमी रेलवे कहाँ होगा? नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे आपके जयपुर में होगा। और दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्ट रेलवे कहाँ होगा आपके? तो कोलकाता में होगा। क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपरोक्त रेलवे जोनों का पश्चिम से, देखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर मुख्यालय अवस्थानों का सही अनुक्रम है? बड़ा टफ चीज है ये। ठीक है, बहुत टफ चीज कि अब पश्चिम से
यानी कि इस तरफ से इस तरफ बढ़ना है, ये आपका वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है। तो पश्चिम से पूरब की ओर सजाते हैं, देखते हैं कि इसमें पश्चिम में कौन है। तो पश्चिम में क्या आएगा, आपके मुंबई, मुंबई आएगा। तो मुंबई को हम क्या ले लेंगे, ये पहले मुंबई ले लेते हैं, ये हो गया मुंबई। ठीक है जी। मुंबई के बाद में पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, तो मुंबई के बाद में आपको क्या आएगा, जयपुर आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपके, तो जयपुर आएगा। ठीक है, और जयपुर के बाद में यहाँ इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जयपुर के बाद में क्या आएगा, तो गोरखपुर आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, गोरखपुर आएगा। ठीक है, और गोरखपुर के बाद में बिल्कुल पूरब में आपको क्या मिलेगा, तो कोलकाता मिलेगा, कोलकाता मिलेगा। अब देखेंगे कि ये है आपके मुंबई, ये है जयपुर, और ये है गोरखपुर, और ये है कलकत्ता। तो आप देख रहे हैं ना कि उत्तर से कहाँ जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, मुंबई, ये मुंबई मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, जयपुर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या मिलेगा, तो गोरखपुर मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, तो कोलकाता मिलेगा। अब इसको देख लेते हैं उसमें कि मुंबई क्या है आपके, यहाँ मुंबई है, तो 2 नंबर सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 2 नंबर। तो देख लेते हैं ए बी सी एक ही से हो जाता है कि 2 नंबर किस में आ रहा है, बी में, ना सी में आ रहा है ना ए में आ रहा है कि नहीं। बस इसे आप जानते हैं तो एक बार में ही क्वेश्चन बन जाता है, जब आप इसे नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा, टफ चीज़ है ये। ठीक है, ये मैप से ही रिलेटेड है, जैसे मैंने यहाँ बताया, देख रहे हैं ना मुंबई कहाँ है, फिर आपको राजस्थान में जयपुर मिलेगा, फिर यहाँ आएंगे तो गोरखपुर, और फिर पूरब में बढ़ेंगे तो कोलकाता। तो सबसे पहले क्या है आपका, 2 आ रहा है ना, सबसे पहले 2 आ रहा है, उसके बाद में दूसरा में आपके जयपुर आएगा। ठीक है, तो जयपुर क्या है, 3 है, जयपुर आपके 3 है, तो यहाँ देखेंगे 2 भी है 3 भी है। ठीक है, उसके बाद में गोरखपुर क्या आ रहा है आपके 1 नंबर में, तो यहाँ 1 नंबर दिया हुआ है, ये गोरखपुर हो गया। और देखेंगे आपके कोलकाता बिल्कुल पूरब में है, तो कोलकाता कहाँ है आपके, तो 4 नंबर में है, तो ये है आपके 4 नंबर, यानी कि सही उत्तर आपके क्या होंगे, बी होंगे। इसके सही क्रम क्या होंगे, बी होंगे। 2 3 1 4, इसको ठीक से फिर से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है कि उत्तरी पूर्वी रेलवे है कहाँ, इसका जोन मुख्यालय है कहाँ। ये 18 मुख्यालय, 18 जोन है, 18 जोन का मुख्यालय आपको मैप से ही होगा, रट्टा मारेंगे नहीं होगा। मैप का दिशा आप जानते हैं तो ही याद हो सकता है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ऐसे एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से कर लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है मैंने दिया, क्या है, बी है। ठीक है जी, कैसे बी आया वो भी दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है। सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। सही पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके चंडीगढ़ में ना होकर के कहाँ होता है, तो आपके दिल्ली में होता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्या है आपके जनसंख्या घनत्व है। डैट मीन्स कि ये क्या है, गलत है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो सबसे कम घनत्व किस राज्य में होगा, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दादर एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। ये भी सही है कि दादर एवं नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 सालों में जो वृद्धि होती है वो है दादर एवं नागर हवेली में है, ये भी आपकी क्या है, सही है।
ये भी सही है, यानी कि 1 3 4 सही है, 2 नहीं है। तो 1 3 4 कहाँ दिया जा रहा है? 1 3 4, 1 3 4 यानी कि सी आपके सही उत्तर है। सी आपके सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ चंडीगढ़ जो है गलत उत्तर होगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है जी, 1 3 4 आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति, ठीक है, ये है एक जनजाति टोडा। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में रहती है, अर्थात तमिलनाडु, तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है क्या? तो टोडा, टोडा जनजाति। ठीक है, गोरा, गोरा पहाड़ी, ये गोरा पहाड़ी कहाँ मिलेगा? सॉरी, गारो, गारो, गारो पहाड़ी कहाँ मिलेगा? तो आपके मेघालय में मिलेगा, मेघालय। ठीक है, ये मेघालय पठार है। ठीक है, गारो, खासी, ये देखेंगे यही है आपको, आपके गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया। तो ये मेघालय में मिलेगा। ठीक है, मेघालय में मिलेगा। अब जौनसर, जौनसर पहाड़ी आपके उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहाड़ी है आपकी कौन सी? जौनसर पहाड़ी। जौनसर पहाड़ी उत्तराखंड, गारो पहाड़ी मेघालय और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु। तो सिर्फ नीलगिरी तमिलनाडु में ही नहीं है, ये कर्नाटक में भी इसका विस्तार है, तमिलनाडु में भी विस्तार है और इसका थोड़ा विस्तार आपके केरल में भी है। लेकिन सबसे अधिक इसका विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही टोडा नामक जनजाति निवास करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नीलगिरी। नीलगिरी इज योर राइट आंसर। नीलगिरी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये भी पढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ किस भू आकृति के अंतर्गत आता है? तो ये आपके उत्तर मैदानी भाग में तो नहीं होगा। ठीक है, ये तटीय मैदान में भी तो नहीं होगा, ना ही प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में होगा, सॉरी होगा, ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है। देखेंगे कि यहाँ एक मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम जो है आपके क्या है? पर्वतीय, ये है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र के ठीक नीचे ये देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के नीचे ये क्या मिलेगा आपको? मैदानी भाग मिलेगा। और देखेंगे इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? ये देखेंगे इस क्षेत्र में मिलेगा पठारी भाग, यही है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। ठीक है जी, और देखेंगे कि इसके इस तरफ में आपको क्या मिलेगा? तटीय मैदान, ये हो जाएगा आपके तटीय मैदान, ये हो जाएगा तटीय मैदान। ठीक है, ये तटीय मैदान को भी दिखाया गया, उत्तरी मैदान को भी दिखाया गया, प्रायद्वीपीय को भी दिखाया गया। और इसी क्षेत्र में देखेंगे, इसी क्षेत्र में इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ की भू आकृति मिलेगी। छत्तीसगढ़ की भू आकृति ये है आपके छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़, जो छोटा नागपुर पठार में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है कौन? आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपके मैदानी भाग में नहीं है, ना ही आपके पर्वतीय भाग में है और ना ही तटीय मैदान में है कहाँ? तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? आपके बी होंगे सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन व दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी, तो देखते हैं, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। नहीं, ये ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था, यही क्या है? पहले गलत हो गया। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। किसके? पुर्तगालियों। ठीक है जी, पुर्तगालियों, यहाँ पुर्तगालियों के
अधिपत्य में था, तो यही क्या है आपके गलत है। दमन और दीव किसके अधिपत्य में था? तो पुर्तगालियों के, पुर्तगीज के अधिपत्य में था दमन। नेक्स्ट देखते हैं, दमन व दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। बात सही है कि एक तरफ, यहां देखेंगे ये ले लेंगे भारत का मैंने क्या गुजरात वाला पोर्शन बना रहा हूं, और यहीं पे क्या है आपके एक द्वीप है, ठीक है, और इस द्वीप को दीव कहा गया है, DIU, ठीक है इसे। और यहाँ क्या है तो आपके दमन है, यहाँ क्या है तो दमन है, और यही आपके क्या है खंभात की खाड़ी है। तो दोनों के बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी है, ठीक है, और ये भी एक खाड़ी है, और इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो दमन व दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आपको दिख रहा है ना, दीव और दमन और दीव के बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी है, सही है। इसकी राजधानी दमन है, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? दमन है, ये भी सही है, ये भी सही है। दमन व दीव की राजधानी क्या है? तो दमन है, दमन है। तो ये 2 और 3 सही है, तो इसमें देख लेते हैं 2 और 3 कहीं दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 2 और 3 सही है, यानी कि उत्तर आपके क्या होंगे? सी होंगे। इसके उत्तर क्या होंगे? सी होंगे। एनीबॉडी, एनी डाउट? नीपू कुमार, कोई डाउट हो तो बोलेंगे। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। मैंने वहां कुछ डायग्राम बना के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में, ठीक है, उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो बात एकदम बिल्कुल सही है कि ओमनिवोरस में क्या मिलेगा आपको? उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होगा। ये तो शाकाहारी है और मांसाहारी है, दोनों में क्या है कि पोषण स्तर भिन्न भिन्न होता है। लेकिन सर्वाहारी तो दोनों हो गया ना, तो इसमें क्या होगा कि उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है किसमें? आपके तो सर्वाहारी। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसी को सर्वाहारी कहा जाता है। उसका इंग्लिश क्या होता है? ओमनिवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है, इसका उत्तर होगा सी। बहुत इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, सबसे उपयुक्त है यह यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह विभिन्न प्रकार के जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई है। अब यहाँ नहीं कराई गई है की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेशज अतिक्रामक जातियां को प्रवेश कराई गई है, यहाँ नहीं कराई गई है, नहीं होता है, कराई गई है। तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। तो सही उत्तर आपके ए और बी हो रहा है। डैट मीन्स कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सही उत्तर क्या होंगे? डी होंगे, क्योंकि ये ए भी सही है, बी भी सही है, बट सी सही नहीं है। वहाँ प्रवेश नहीं कराई गई है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी, पक्षी प्रवासी ले लीजिए या फिर कोई भी जंतु ले लीजिए, ठीक है, वो विदेश से लाई गई है, ठीक है, वो या तो आक्रामक हो या अति आक्रामक हो, ठीक है, लेकिन हमारे पर्यावरण में, यानी पर्यावरण का जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में उसको रखा गया है, ठीक है जी, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में रखा गया है। तो ये क्या है कि यहाँ नहीं कराई गई है लिखा जा रहा है, बट ये है, कराई गई है होगा, तो ये गलत है। तो ए और बी सही है, डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विलुप्त स्पेसीज यानी जाति,
कि पादप जिन्स संचित किए जाते हैं, तो इसमें किसमें संचित किए जाते हैं? विलुप्त जो हो जाते हैं, ठीक है, जो स्पेसीज जो हैं, जो प्रजाति हैं विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके जिन्स को, यानी हम पादप की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, उसके जिन्स को कहाँ संचित किए जाते हैं? तो क्या लाइब्रेरी में किया जाता है? नहीं, लाइब्रेरी में नहीं किया जाता है, लैब में किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जीन बैंक। यानी आपका सही उत्तर क्या होगा? जीन बैंक होगा। ठीक है, तो क्या सी भी सही हो सकता है? हर बेरियम, हर बेरियम। अब देखेंगे यहाँ पर उद्भिद उद्भिजालय को इंग्लिश में कहा जाता है हर बेरियम। हर बेरियम, हर बेरियम में क्या होता है कि पौधों का, यहाँ देखेंगे पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, ये हर्बेरियम का मतलब होता है पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना को ही कहा जाता है हर्बेरियम। ठीक है, जो जीव यानी पादप के जीव विलुप्त हो रहे हैं और उसको संचित किया जाता है, तो एक लैब में किया जाता है, उसे जीन बैंक कहा जाता है। उसके डीएनए को, ठीक है, अब विलुप्त होने वाला जो भी पादप है उसके डीएनए को क्या किया जाता है? निकाल करके और उसे जीन बैंक में रख दिया जाता है कि फ्यूचर में, भविष्य में कभी उस प्लांट को फिर से लाना हो तो लाया जा सकता है, तो लाया जा सकता है। इसीलिए जीन बैंक में इसे रखा जाता है। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? जीन बैंक। और ये भी आपके नहीं होंगे, यानी कि सही उत्तर आपके क्या होंगे? जीन बैंक। हर्बेरियम का मतलब होता है पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें सही उत्तर आपके क्या होंगे? जीन बैंक भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? बात हो रही है कावेरी बेसिन की, यानी कावेरी नदी की। कावेरी नदी की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? तो कर्नाटका में है। कहाँ है जी? तो ये कर्नाटका में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? स्थित है, कौन से स्थित है? कावेरी बेसिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, यहाँ पीपाकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा आपको? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु में। ये कहाँ होगा? आपके तमिलनाडु में। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ मिलेगा? तो केरला में मिलेगा। केरला में मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कावेरी बेसिन में अवस्थित। कावेरी बेसिन यानी कि कावेरी नदी के इर्द गिर्द, उसके बेसिन में अवस्थित ये इनमें से कौन कौन है? तो आपके नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, आपके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम बाघ है और वायनाड है। अब इसको समझेंगे कि ये एक नदी है, ये एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? कावेरी। इस नदी का नाम क्या है? कावेरी। और कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है आपके पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट से होती है, दुर्ग जिला से होती है। कुर्ग कौन से? तो कुर्ग जिला से होती है और ये कहाँ है? तो कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से होती है इसकी। ठीक है, अब देखेंगे कि ये नदी कर्नाटका से उत्पन्न होती है, तो कर्नाटका में तो है ही, तो कर्नाटका में क्या है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब ये नदी किसी तरह से आंध्र प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि ये कावेरी नदी 3 ही स्टेट में प्रवाहित होती है। और वो 3 स्टेट कौन से हैं? तो एक है कर्नाटका, ठीक है, एक है कर्नाटका, दूसरा है आपके केरला और तीसरा है आपके
तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और सबसे अधिक ये नदी तमिलनाडु में प्रवाहित होती है और सबसे कम केरल में मात्र ये 3% प्रवाहित होती है। तो देखेंगे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है कर्नाटका के और ये गिर जाती है आपके बंगाल के खाड़ी में। तो किधर से होकर गिरती है? तो ये वाला एरिया जो है आपके क्या है? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, ठीक है। और ये एरिया जो है, ये जो एरिया है वो आपका क्या है? तो केरला है और ये पूरा का पूरा एरिया आपके क्या है? तो कर्नाटक है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ही क्या है? कावेरी बेसिन है। आंध्र प्रदेश किसी प्रकार से नहीं आता है कावेरी बेसिन में, इसीलिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान हमारे कावेरी बेसिन में नहीं है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर 1, 3, 4 होगा। कुट में देखते हैं 1, 3, 4 कहाँ है? तो सी में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। इस डायग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस नदी का नाम है कावेरी, इस नदी का नाम है कावेरी नदी, कावेरी नदी। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही है लेकिन सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगा तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि इंग्लिश ना लिखें, हम हिंदी लिखें क्योंकि बात वही है, बात वही है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब तो जानते हैं लिखना, तो ये थोड़ा सा जल्दी मैं लिख लेता हूँ, इसीलिए लिख देता हूँ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो महाद्वीपीय अपवाह, महाद्वीपीय अपवाह का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। महाद्वीपीय अपवाह मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एडविन हबल ने नहीं दिया था, किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो इसका मतलब कि ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला जो है वो क्या है? गलत है। ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में किसने दिया था? एडविन हबल ने दिया था, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ब्रह्मांड का विस्तार, एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस किसने दिया था? एडविन हबल ने दिया था, एडविन हबल ने दिया था। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। सिद्धांत है ये, ठीक है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी यहाँ पे के फोटोलाइट इफेक्ट किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यानी कि ये बिल्कुल सही है। आपके उत्तर क्या होंगे? तो सिर्फ 3 होगा। इसमें देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो केवल 2 नहीं हो रहा है और केवल 3 हो रहा है, केवल 3 होगा और केवल 1, केवल 2 भी नहीं होगा। यहाँ कैसे कैसे ऑप्शन दे, केवल 2 डाल दिया है, केवल 2 डाल दिया, वहाँ केवल 2 दिया है, 1 का कोई पता ही नहीं। तो केवल 2 और 1 यहाँ ऐसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ 1 लिखना या मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं है। बट इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल 3, केवल 3 इसके सही उत्तर हैं, ठीक है जी। केवल 3 इसके सही उत्तर है, क्योंकि ना ही 1 है ना ही 2 है, केवल 3 है। ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 के बाद में क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो इसमें बताया किसने था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने 1543 में एक सिद्धांत लाया था, जिस सिद्धांत का नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य, इसका हिंदी होगा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये कब आया था? ये सिद्धांत कब आया था? 1543 ईस्वी में। किसने दिया था? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने दिया था। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है ये देखते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि सूर्य, ये देखेंगे
सूर्य क्या है, केंद्र में है, केंद्र में है, ठीक है। और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, जिसमें पृथ्वी भी आएगी, जितने भी ग्रह हैं वो किसके परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मतलब इर्द गिर्द किसके घूम रहे हैं, तो सूर्य की घूम रहे हैं, ठीक है, सूर्य के घूम रहे हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। कब दिया था, 1543 में। इसके पहले एक और सिद्धांत था जो टॉलमी ने दिया था, टॉलमी ने दिया था 140 ईस्वी में, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, जो गलत हो गया। भूकेंद्रीय सिद्धांत में यह कहा गया है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गलत साबित हो गया। वो किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था, टॉलमी, क्लाइडियस टॉलमी ने दिया था। कब दिया था, तो 140 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में बहुत सालों के बाद में एक सिद्धांत आया, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये वो है जिसका हिंदी में क्या होगा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत 1543 में कॉपरनिकस द्वारा दिया गया था। अब देखेंगे यहाँ कैपलर है, कैपलर। तो ये कैपलर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी ये जो ऑर्बिट है, ये जो ग्रह जो है जो अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, इसी का खोज किया था। किसने, कैपलर ने। और ये ऑर्बिट यानी कि ये कक्षा पथ जो है वो किस प्रकार का है, तो इलिप्टिकल है, ठीक है जी। ये इलिप्टिकल शेप, ऑर्बिटल, ये देखेंगे ये देखेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल शेप, शेप, ऑर्बिटल शेप किसके हैं, ये पथ के। कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो किस पथ में करता है, तो ऑर्बिटल पथ में, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, दीर्घ, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार आकार, आकार, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो कैपलर ने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस पथ में करता है, तो दीर्घ वृत्ताकार में करता है, ये कैपलर ने कहा था, ठीक है, कैपलर ने कहा था। और गैलीलियो, ये गैलीलियो ने एक दूरबीन का आविष्कार किया था 1609 ईस्वी में। एक दूरबीन का, सबसे पहले एक दूरबीन का आविष्कार किया था और उसी के माध्यम से बहुत सारा आकाशीय पिंड को खोजा गया है, ठीक है। तो गैलीलियो ने इसी दूरबीन से सन स्पॉट, ठीक है, सन स्पॉट का खोज किया था। सूर्य पे जो काले धब्बे हैं उसकी खोज गैलीलियो ने किया था अपने आविष्कारित दूरबीन के माध्यम से, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के 4 बड़े बड़े उपग्रह हैं, जैसे गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, ठीक है। गैनीमेड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, इन बड़े बड़े उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने ही किया था, गैलीलियो ने ही किया था। अर्थात गैलीलियो का अहम भूमिका किसमें रहा है, भूगोल में, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। सारा चीज मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। कैपलर और गैलीलियो क्या है ये भी बताया गया है। सही उत्तर आपके क्या होंगे, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस सिद्धांत का नाम था सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। यही है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य कहाँ है, केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा पथ जो है ये वो क्या है, तो ऑर्बिटल है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार है। किसने दिया था, कैपलर ने दिया था, ठीक है। और सूर्य पर ये देखेंगे, सूर्य पर जो काले धब्बे दिखते हैं इसी को सन स्पॉट कहा जाता है, इसे कहा जाता है सन स्पॉट, काले धब्बे, जिसे कलंक, सूर्य कलंक भी कहा जाता है। तो ये इसकी खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। एक ही में सब कुछ मिल जा रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादित करने वाला विद्वान जीन्स और जेफ्रे हैं, ठीक है। टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस का परिकल्पना किसने किया था, तो जीन्स और जेफ्रे ने। तो चैम्बरलिन ने क्या किया था, ठीक है, ग्रह, ठीक है, जिसे
प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, परिकल्पना का प्रतिपादक कौन थे? तो चैम्बरलिन थे। ग्राहनु ऐसे ही कुछ नाम है, इंग्लिश में मैं लिख दिया हूं। प्लानेटेसिमल, प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस का प्रतिपादक कौन थे? चैम्बरलिन। तो कांट क्या थे? तो निहारिका के थे, निहारिका, ठीक है। नेब्यूला, नेब्यूला, नेब्यूला हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन थे? तो कांट थे, ठीक है। और यहां पूछा जा रहा है ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना मतलब टाइडल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन है? तो जेन्स और जेफ्रे, ठीक है। इसका सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा शीत समुद्री धारा है? यानी शीत समुद्री धारा यानी कि कोल्ड करंट, कोल्ड करंट इसमें कौन है? दो प्रकार के करंट्स होते हैं, धारा होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो इसमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है कोल्ड करंट कौन है? तो ये कोल्ड करंट आपके हम्बोल्ट होंगे। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गर्म। ब्राज़ील भी क्या है? तो गर्म है, ठीक है। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट धारा क्या है आपके? तो कोल्ड करंट है, यानी शीत समुद्री धारा है। इसे देखेंगे, इसे पेरू, पेरू जलधारा, पेरू जलधारा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होंगे? सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात हो रही है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी महाद्वीप के, देखेंगे किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी की चीज़ है, काफ़ी बड़ा है ये, एनसीईआरटी में इसको पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं होता है वो सारा चीज़ बताया जाएगा। कोई भी महाद्वीप हो, ठीक है, ये देख लीजिए ये महाद्वीप है, तो ये इसका पूरब हो गया और ये इसका पश्चिम होगा, ठीक है। तो पूरब में कभी भी एक भी मरुस्थल नहीं होता है। जितना भी गर्म मरुस्थल होगा आपके पश्चिमी तट पे होगा, ठीक है। किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर होगा और कहाँ होगा? तो आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है हमेशा मरुस्थल की अवस्थिति, कभी भी पूरब में नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्य है, सत्य कौन से कथन इसमें सत्य है? तो कह रहा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीप के पूर्वी तट पर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो पूर्वी स्थल में कभी भी मरुस्थल नहीं पाया जाएगा, तो ये क्या है आपके? सत्य है, ठीक है। ये क्या है? सत्य है कि पूर्वी तट पर कभी भी मरुस्थल नहीं होते हैं, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है। अब यहाँ महासागर की बात हो रहा है और पूर्वी तट, महासागर के पूर्वी तट काफी क्या होते हैं? आर्द्र होते हैं। तो ये महासागर, ये देखेंगे ये क्या है? महाद्वीप है। ये क्या है? महाद्वीप है। बहुत समझने वाली चीज है, ये भी मैप से रिलेटेड है। और इधर क्या है? आपके सागर है। इधर क्या है? सागर है, यानी कि महासागर है। ये महासागर है और यहाँ भी मान लीजिए कि महाद्वीप है। ये महाद्वीप, ये महासागर। तो महासागर के पूर्वी तट क्या होगा? ये होगा ना। महासागर के पूर्वी तट इधर होगा और महासागर के पश्चिमी भाग इधर होगा। तो ये पूर्वी, ये देखेंगे महासागर का पूर्वी होगा तो महाद्वीप का क्या हो गया? पश्चिमी होगा। तो क्या ये क्षेत्र कभी आर्द्र होगा? आर्द्र यदि होता तो यहाँ मरुस्थल नहीं होता। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीप तट आर्द्र होता है, यानी कि ये आर्द्र नहीं होता है। क्या होता है? तो ये शुष्क होता है। ये क्या होता है? तो शुष्क होता है, अर्थात ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ लिखना है आर्द्र होता है, ठीक है जी। यहाँ ये क्या है? गलत है। और यहाँ क्या लिखना है? शुष्क लिखना है। हम इसे अभी मिटा देता हूँ। अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सी का उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीप। अब यहाँ पश्चिमी महाद्वीप की बात हो रही है। किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीप तट आर्द्र होता है? नहीं, पश्चिमी महाद्वीप तट कभी भी आर्द्र नहीं होता है। अर्थात ये क्या होगा? ये भी गलत होगा, आर्द्र नहीं होगा। क्या होगा? आपके शुष्क होगा। ये दोनों चीज एक ही है, बस उलट पुलट कर दिया है। महासागर यहाँ दे दिया है और महाद्वीपीय तट यहाँ दे दिया है। बहुत कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। ये यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आपको ज्ञान महाद्वीप और महासागर का नहीं होगा, क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं। तो इसमें सत्य कौन सा होगा? तो ए होगा। इसका सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। और ये दोनों के दोनों क्या हैं? गलत है। दोनों के दोनों क्या हैं? गलत है। सही उत्तर आपके ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, वेडल समुद्र कहाँ है? वेडल सी की बात हो रही है। वेडल सी, ये वेडल सी कहाँ होगा? तो आपके अंटार्कटिका में होगा। सही उत्तर आपके अंटार्कटिका है। वेडल सी आप एटलस में देख सकते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में स्थित है आपके वेडल सी, वेडल समुद्र। इसका उत्तर क्या होगा? ए, फैक्ट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2, इसको क्या करना है? सुमेलित सही उत्तर चुनना है हमें। तो सही उत्तर चुनते हैं ओसाका। ओसाका किस लिए? ये ओसाका जो है कहाँ है? तो जापान में है, ठीक है, जापान में है। डेट्रॉयट कहाँ है? तो यूएसए में, यूएसए के मिशिगन झील के तट पर अवस्थित है डेट्रॉयट, ठीक है। क्यूबा कहाँ है? तो ये है आपके मिडिल अमेरिका में, ठीक है, मिडिल अमेरिका में, मध्य अमेरिका में है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो आपके रशिया में है, ठीक है, रशिया में है। अब इसको हम मिलान करते हैं तो देखते हैं ओसाका। ओसाका किस लिए फेमस है? तो ये आपके सूती वस्त्र के लिए फेमस है। डेट्रॉयट किसके लिए फेमस है? तो ये आपके मोटर वाहन के लिए फेमस है। क्यूबा किसके लिए फेमस है? तो ये सिगार के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग किसके लिए फेमस है? तो पोत निर्माण के लिए फेमस है। यहाँ सुमेलन देख लेते हैं कि ओसाका, ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का 3 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। ए का 3 सी में आ रहा है, एक ही से हो जाता है। बी का 4 होगा, यानी कि देख रहे हैं ना, बी का 4, सी का 1, ये देख रहे हैं ना, सी का 1, और डी का 2। मैंने चारों कराया बट एक से ही हो जाता है, और इसका उत्तर क्या होगा? सी। लेकिन इसे याद करेंगे, इस पे मत जाएंगे, इसे याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसाका कहाँ है? जापान में है। डेट्रॉयट कहाँ है? यूएसए में। क्यूबा कहाँ है? मिडिल अमेरिका में। क्यूबा एक आइलैंड है, एक द्वीप है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया। ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ उद्योग के बारे में दिया गया है और ये केंद्र है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। इसको बहुत अच्छा से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन, ठीक है, व्यस्त पतन यानी पोर्ट की उपाधि मिली है किसको? तो न्यूयॉर्क को, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट है ये, यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित सबसे बिजीएस्ट यानी व्यस्ततम पतन है, यानी बंदरगाह है न्यूयॉर्क। इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति का प्रकार और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। तो कौन सी वनस्पति कहाँ मिलेगी? ये देख लेते हैं। मैक्सी, ये आपके भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में मिलेगा। फिम्बस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। चैपरल आपको कहाँ मिलेगा? कैलिफोर्निया में मिलेगा। मैटोरेल कहाँ मिलेगा? चिली में मिलेगा। ये सब वनस्पतियाँ जो हैं ये किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं? तो ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है, झाड़ियाँ, ठीक है। ये सब झाड़ियाँ, जो झाड़ी होता है इन सब क्षेत्रों में तो झाड़ियाँ का नाम किस क्षेत्र में क्या क्या नाम रखा गया है वही नाम दिया गया। बहुत टफ चीज़ है ये, ठीक है। तो मैक्सी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में कहा जाता है किसको? झाड़ियाँ को इंग्लिश में कहा जाता है श्रब्स, ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। ये सब झाड़ी है,
जिसको वनस्पति प्रकार कहा गया है। झाड़ी है तो कौन कौन से झाड़ी कहाँ मिलते हैं, यहाँ मैंने कर दिया है। अब कूट में देखते हैं, ए का 2, ए का 2 एक ही में दे रहा है, बी का 3, बी का 3 देख रहे हैं ना, बी का 3, ठीक है, सी का 1, सी का 1 और डी का 4, डी का 4, यानी कि सही उत्तर क्या होगा आपके, ए होंगे। इसको देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बाद में आंसर लगाना आप, ये सही उत्तर है। इसको देख करके ही लगाना है, इसको अध्ययन करना है, समझना है क्या है। मैंने बता दिया ये सब झाड़ी का नाम है, झाड़ी का नाम है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कथन और कारण में संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण, ओशिनिया में प्रवासी लोग की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, ओशिनिया में प्रवासी लोग की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है, तो ये जरूरी नहीं है। पूरी की पूरी संसार में अपनी मातृभूमि से लोग बाहर निवास करते हैं, वो तो सही है, लेकिन ओशियानिया का मतलब होता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं, जो समूह है द्वीपों का, उसी को एक साथ में कहा जाता है ओशियानिया। ओशियानिया एक महाद्वीप को कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है। ठीक है, एक देश है। ओशियानिया क्या है, महाद्वीप है। तो महाद्वीप ओशियानिया में बहुत सारे देश को सम्मिलित करके कहा गया है ओशियानिया, जिसमें आपके न्यूजीलैंड भी आएगा, माइक्रोनेशिया भी आएगा, आपके ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं, समूह हैं, उसी को कहा जाता है ओशिनिया। तो ओशिनिया में प्रवासी लोग की जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है। ठीक है, तो प्रवासी लोग सबसे ज़्यादा ओशिनिया में थोड़ी जाते हैं, यूएसए में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं, जापान, चीन वगैरह वगैरह, यूरोप सब में जाते हैं। ओशियानिया में तो बहुत नहीं जाते हैं। तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें देखते हैं, ए सही है किंतु आर गलत है। आपका उत्तर क्या होगा, सी होगा। इसके उत्तर क्या होंगे, सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। अब देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी बिहार में आपको कहाँ मिलेगा। ये मैंने बिहार का एक डायग्राम बनाया, छोटा सा डायग्राम, ये देखेंगे, ये छोटा सा एक डायग्राम है और ये एक नदी है, ये गंगा नदी है। और गंगा नदी के यहाँ पर देखेंगे एक पर्वत श्रेणी है, ये बिहार में ही है और यहाँ भी पर्वत श्रेणी है। तो ये बिहार के बाहर हो गया, यानी कि ये कहाँ हो गया, नेपाल में हो गया। ठीक है, ये नेपाल में हो गया और इसे कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, और शिवालिक का ही भाग कहाँ है, बिहार के किधर है, पश्चिमी चंपारण में। और इसे कहा जाता है सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी। यानी कि शिवालिक के भाग को ही बिहार में क्या नाम दिया गया है, सोमेश्वर। ठीक है जी, सोमेश्वर पूछा वही जा रहा है। सोमेश्वर श्रेणी है, क्या पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है? नहीं है, बिल्कुल पुरानी नहीं है, एकदम बिल्कुल क्या है, आपके नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। तो पारसनाथ पहाड़ी से कैसे पुरानी हो सकती है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी की अवस्थिति कहाँ है, ठीक है, तो प्रायद्वीप में है, हमारे भारत के दक्षिणी भाग में है, प्रायद्वीप में है। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, तो राजमहल पहाड़ी कहाँ है, छोटा नागपुर पठार में है, ये भी क्या होगा, गलत होगा। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर कहाँ होगा आपके, तो जमुई में, मुंगेर साइड में होगा खड़गपुर पहाड़ी, तो ये भी क्या है कि अब पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। लेकिन सोमेश्वर श्रेणी से अब देखेंगे, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी क्या सोमेश्वर है, नहीं है। ठीक है, क्या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी सोमेश्वर है, नहीं है, है ना। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है क्या सोमेश्वर, नहीं है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हम आंसर क्या मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सोमेश्वर से नई, यानी कि नई नहीं है। सोमेश्वर से सब क्या है, पुरानी है। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, क्या सोमेश्वर पुरानी है, नहीं, नहीं है।
तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से क्या होगा, ई होगा। वहाँ मैंने डायग्राम बना के शिवालिक और सोमेश्वर को दिखाया है, समझेंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, उत्तर मिल जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी के बारे में पूछी जा रही है। बहुत सही क्वेश्चन है। देखेंगे गंडक, घाघरा और बूढ़ी गंडक। तो इसमें क्या है कि दो नदियां जो है, अब बात हो रही है सारण जिले और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो गंडक और घाघरा ये सही होगा, बूढ़ी गंडक नहीं होगा। तो एक से, ये देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, इसके सही उत्तर क्या होंगे, डी होंगे। समझेंगे इसको। फिर यहाँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, फिर से एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये भी बिहार से, क्योंकि सारण में ही, आप सारण कहाँ है तो आपके बिहार में है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे मैं बनाऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आए। ये देखेंगे, ये एक नदी है और इस नदी का नाम क्या होगा, गंगा। इस नदी का नाम क्या होगा, गंगा। फिर से मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। अब देखेंगे कि इस गंगा नदी में कौन कौन से नदी मिल रही है। इधर से एक नदी आती है और ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और इस नदी का नाम है घाघरा, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है, घाघरा। और ये घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है, तो सारण में मिलती है, यानी छपरा में मिलती है, ठीक है। अब हम गंडक की बात करेंगे तो गंडक नदी, ये देखेंगे गंडक नदी ऐसे आकर के और मिल रही है कहाँ, आपके गंगा में। और ये कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर में मिलती है, ठीक है। ये हाजीपुर में मिलती है गंडक। उसके बाद में आपके क्या आते हैं, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी आकर के यहाँ मिल रही है गंगा में। तो देखेंगे कि यहाँ जो बॉर्डर सीमा बना रही है तो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ जो सीमा बना रही है वो सारण है। तो दो नदियाँ, एक तो सारण का सीमा बनाती है बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ में, और एक गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में सीमा बनाती है। तो गंडक और घाघरा क्या होगा, गलत, सही उत्तर होगा। और आपके बूढ़ी गंडक किसी हालत में नहीं होगा, बूढ़ी गंडक यहाँ है, बूढ़ी गंडक यहाँ है। उसके बाद में बहुत सारी नदियाँ, कोसी वगैरह सब, महानंदा इधर में होगी। तो ये बीच में प्रवाहित होने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। तो घाघरा और गंडक इसके सही उत्तर होंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी इसके सही उत्तर होंगे। ये कौन सी नदी है, तो ये है गंडक, ठीक है। ये है गंडक। तो ये कौन सी नदी है, तो ये है बूढ़ी गंडक, ठीक है जी, गंडक। अब बस डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं कि क्या उत्तर होगा, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपके उत्तर भी कहीं कहीं गलत दिया होता है, इसीलिए तो डिस्कस किया जाता है। कई बार आपको बताया गया है और सारा चीज़ डायग्राम से ही आपको समझाया जा रहा है, मैप एंड डायग्राम से ही समझाया जा रहा है। देखेंगे राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना है। ब्रह्म कुंड का वैसे औसत तापमान देखा जाए तो क्या है, 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, ठीक है जी, के मध्य होता है। राजगीर के ब्रह्म कुंड, राजगीर में एक कुंड है, ठीक है जी, राजगीर में एक कुंड है जिस कुंड का नाम है ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्म कुंड यानी कि कुंड का मतलब कि गर्म जल का ऊपर आना, गर्म जल का फुहारे को ही कुंड कहा जाता है। तो औसत तापमान पूछा जा रहा है, तो क्या है, 45 से 50। उसका औसत तापमान 45 से 50 होता है। तो बीच में यही 48 दिख रहा है, 40 नहीं, 40 कम हो जा रहा है, और 87 तो काफ़ी ही हाई है, ये तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब 48 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, और 45 और 50 के बीच में होता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये किसी हालत में नहीं होगा, इतना तापमान तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। राजगीर का ब्रह्म कुंड का तापमान 87 हो ही नहीं सकता है। 48 डिग्री हो सकता है, क्योंकि इसका तापमान इसके बीच ही रहता है, 45 डिग्री से 50 डिग्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, सही आंसर बी होगा, ना ही ए होगा ना ही सी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37।
जलाशय किस जिले में अवस्थित है? अब हम चंदन जलाशय की बात करें तो ये हो जाएगा आपके बांका में। ये बांका में है, बिहार के बांका जिले में है, लेकिन इसमें बांका है नहीं, ठीक है, लेकिन भागलपुर के निकट है। चंदन एक क्या है? एक रिवर है। चंदन एक नदी है, ये गंगा नदी, ये देखेंगे गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो दक्षिण से आती है और इसकी उत्पत्ति झारखंड के पहाड़ से होता है, देवघर पहाड़ी से होती है। और ये नदी चंदन नदी, इसका नाम क्या है? चंदन, ठीक है। ये चंदन नदी, ये देखेंगे चंदन नदी देवघर से मुंगेर में, देवघर से मुंगेर में, मुंगेर के बाद में आपके जमुई में, और जमुई के बाद में भागलपुर होते हुए कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें वैसे बांका है, ओरिजिनल इसका बांका ही होगा, बस बांका नहीं दिया हुआ है, तो ठीक उसके बगल में ही एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपके, क्या? भागलपुर। तो भागलपुर को यहाँ ऑप्शन लिया जा सकता है, सुपौल और शिवहर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सी आंसर, लेकिन यहाँ देना चाहिए था बांका। अब बांका याद रखेंगे, यदि ऑप्शन में बांका होगा तो बांका मारेंगे, यदि बांका नहीं है तो भागलपुर को सही उत्तर माना जा सकता है। यही है चंदन नदी, ठीक है। और जलाशय, जहाँ पे जल को एकत्रित किया जाता है झील बनाकर, उसी को कहा जाता है जलाशय। चलिए नेक्स्ट, इसका सी आंसर होगा 37 का। 38 को देखते हैं। आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन में कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? ठीक है, तो पर्णपाती दो प्रकार का होता है, देखेंगे। पर्णपाती, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क, शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा होता है आर्द्र, आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, वन, ठीक है। तो आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती किसी भी देश के, देखेंगे किसी भी देश के क्या होगा? पूर्वी भाग में होगा, और पश्चिमी भाग में क्या होगा? शुष्क होगा, शुष्क पर्णपाती होगा, और इधर में क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती होगा, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे आर्द्र का मतलब ही होता है नम, नमी। तो आर्द्रता में, आर्द्रता में वर्षा का मात्रा कितना होता है? तो इतना सेंटीमीटर होता है। 100 से 200 के बीच में क्या होता है? वर्षा होता है। तो 100 से 200 के बीच में आपका 120 सेंटीमीटर आ रहा है। 100 से ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है, 90 भी नहीं होगा। सही उत्तर आपके क्या होंगे? सी होंगे, सी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार में रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर खूब मिलता है रोहतास में, बॉक्साइट भी खूब मिलता है, ठीक है। तो नहीं पाया जाने वाला क्या है? क्वार्ट्ज है, यानी कि सही उत्तर आपके क्या होंगे? क्वार्ट्ज होंगे, क्वार्ट्ज होंगे, क्योंकि ये थोड़ा ठोस होता है। ये क्या होता है? ठोस, सॉलिड होता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज आपके रोहतास में नहीं पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? आपके सी होगा, बॉक्साइट चूना खूब मिलता है रोहतास में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? तो इसमें स्थान तो वैसे देखा जाए पटना का, ठीक है, तो ये है 19वां। क्या है? 19वां स्थान है। अभी एट प्रेजेंट 2025 की बात हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 18वां दिया है, तो ये चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। 12वां 13वां तो होगा ही नहीं, 18वां इसका क्या है? सही उत्तर होगा। लेकिन है कितना? 19वां, 19वां है 2012, सॉरी 2025 में अब क्या हो गया? 19वां हो गया है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, नगर की बात हो रही है, तो क्या होगा? 18वां होगा, सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है जी। बस यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कल फिर इसी तरह से एक और सेट लेकर आएंगे और उसी पर डिस्कस किया जाएगा, यानी कि आप इस सेट
का डिस्कशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होता है लगभग 100 क्वेश्चंस का। वैसे 40 या 120 होता है। मैं तीनों ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। तो 3 ऑप्शन को डिस्कस करना मतलब कि 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 क्वेश्चन। मिनिमम आपके 100 क्वेश्चन तो तैयार हो रहे हैं ना। तो डिस्कशन से आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है, और जो मैं कराता हूँ। तो डिस्कशन आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी, बस हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं एक और दूसरे सेट के साथ। ठीक है जी।